चलिए, आवाज ऑडिबल है मेरी? ठीक है। तो सबसे पहले तो भाई गुड मॉर्निंग। ठीक है। तो आज आपकी पहली क्लास ज्योग्राफी की हो चुकी है और दूसरी क्लास आज की जो हमारी शुरू हो रही है वो है जर्नल साइंस की। ठीक है। तो सबसे पहले हम एक बात कर लेते हैं आपके छोटा सा 10 से 15 मिनट में सिलेबस के ऊपर। फिर बिल्कुल शुरुआती चरण से क्या करना शुरू करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोगों के पास, सबके पास सिलेबस है? ठीक है। तो सिलेबस के हिसाब से आपका जो जर्नल साइंस है, जिसको आप सामान्य विज्ञान कह रहे हो, ये सामान्य विज्ञान दोनों जगह काम आने वाला है, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। ठीक है। आपकी प्रीलिम्स के अंदर या प्रारंभिक परीक्षा के अंदर यूनिट नंबर 7, हाँ या ना? आप प्रारंभिक परीक्षा का जब सिलेबस खोलोगे तो कौन सी यूनिट दिखाई देगी आपको? यूनिट नंबर 7 आपको दिखाई देगी, जो डेडिकेटेड है किसके लिए बेटा? आपके साइंस के लिए। ठीक है। आप देखते जाओ, साथ साथ सिलेबस को देखते जाओ ताकि सिलेबस की कुछ चीजें याद हो जाए, और अगले 4-5 दिन में पूरा सिलेबस याद होना चाहिए। ठीक है। पहला होमवर्क आपका यही है कि आपको सारा क्या याद हो जाना चाहिए? सिलेबस याद हो जाना चाहिए, विशेषकर साइंस का। ठीक है। तो प्री में क्या है, मेंस में क्या है, इस चीज को आज ही हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं ताकि कहीं से कहीं तक कोई समस्या ना आए। ठीक है। तो आपका प्रीलिम्स का कौन सा यूनिट है बेटा? यूनिट नंबर 7 है, जो डेडिकेटेडली लिखी हुई है किसके अंदर बेटा? आपके साइंस के अंदर, जो देखने को मिलेगा। ठीक है। और जब आप मेंस में जाते हो, ठीक है, किस में जाते हो बेटा? मेंस में जाते हो, तो मेंस में आपका है पेपर नंबर 3। चलेगा? सिंपल सी बात है। मेंस में कौन सा बेटा? पेपर नंबर 3 है, जिसमें अभी जो साइंस की कहानी है नए सिलेबस में, वो है पार्ट बी के अंदर। किसके अंदर है बेटा? पार्ट बी के अंदर। ठीक है। थोड़ा सा और भी समझ लीजिएगा कि जब हमारे पास पुराना सिलेबस हुआ करता था, इससे पहले जब तक ये चेंज नहीं हुआ था, ठीक है, सिंपल सी बात है, कब चेंज हुआ सिलेबस आपके? सिंपल सी बात है, अभी 1 से 1.5 साल पहले किसकी चेंजिंग हुई बेटा? सिलेबस की चेंजिंग हुई। उससे पहले का जो सिलेबस था, उसमें पेपर 3 में लगभग लगभग 10 में से 7-8 यूनिट किसकी थी बेटा? आपके आपके पूरे के पूरे साइंस से रिलेटेड थी। उसमें फिजिक्स की भी एक यूनिट आती थी, केमिस्ट्री की भी एक यूनिट थी, उसके अंदर बायोलॉजी की भी एक यूनिट थी, मेडिसिन की भी एक यूनिट थी, टेक्नोलॉजी की भी एक यूनिट थी, एनर्जी की एक यूनिट थी, इन्वायरमेंट की एक यूनिट थी। ऐसे पूरा सिलेबस जो है वो किस में लिखा हुआ था बेटा? एक पूरे के पूरे यूनिट में 7 से 8 लिखा हुआ था। नए में उसको थोड़ा सा कम किया गया, हालांकि कुछ यूनिट को मर्ज कर दिया गया, और आपकी साइंस के सिलेबस को किस में रख दिया गया? पेपर नंबर 3 में रख दिया गया। कौन से पार्ट में बेटा? पार्ट बी के अंदर। ठीक है। तो सबसे पहले सिलेबस समझना जरूरी है कि प्रीलिम्स में साइंस कौन सी यूनिट के लिए तैयार करनी है? 7 नंबर के लिए। और पेपर 3 में कौन सा रहेगा? पार्ट बी रहेगा, जो आपके सिलेबस का हिस्सा रहेगा। ठीक है। अब हम किसके साथ डील करने वाले हैं, या मैं आपके साथ किस चीज में डील करने वाला हूं? तो डेफिनेट सी बात है कि यूनिट नंबर 7 लगभग ऑलमोस्ट आपकी कवर मैं कराने वाला हूं, सिंपल कंडीशन है। और पेपर 3 की जो यूनिट नंबर 1 है, ठीक है, आप मेंस का सिलेबस खोलोगे, पेपर 3 की कौन सी है? यूनिट 1, जिस पर शायद लिखा हुआ है जर्नल साइंस, लिखा हुआ है। ठीक है। उस जनरल साइंस की यूनिट को हम कंप्लीट करेंगे। पेपर 3 में ही यूनिट नंबर 3 है आयुष। कौन सी यूनिट है बेटा? आयुष से रिलेटेड पूरी यूनिट है, उस यूनिट को हम कवर करेंगे। और यूनिट नंबर 4 है, कौन सी है आपकी? यूनिट नंबर 4 है, जो रिलेटेड है आपके मेडिसिन से। अभी हम इन यूनिट्स में भी बात करेंगे, पर पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कितना पढ़ना है। ठीक है। तो यूनिट 1, यूनिट 3 और यूनिट 4, ये मेंस की लगभग मैं आपकी तैयार कराने वाला हूँ। ठीक है। तो ये बेसिक चीज आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी यूनिट है बेटा आपकी? यूनिट 1, यूनिट कौन से? 3 और यूनिट 4, इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है। और आपको भी पता है कि जब आप मेंस लिखने जाते हो तो प्रत्येक यूनिट से कितने नंबर के सवाल आने हैं? टोटल कितना हो गया बेटा? 30 नंबर का। यस और नो? तो आपका ये कितने नंबर का पार्ट है?
90 नंबर का पार्ट है जो आपको ये कंप्लीट करना है। और यहाँ अगर मैं मान के चलूँ कि हर यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 10 ये ठीक ठाक वेटेज है। ठीक है, यानी कि सिंपल सी बात है, प्रीलिम्स में भी ठीक ठाक कहानी है और मेंस में भी 90 नंबर की ठीक ठाक कहानी है जो मैं आपके साथ डील करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये एक चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब दो बातें और, कि ये तो हम पढ़ने वाले हैं आने वाले समय में। ठीक है, ये मेरे मेरे हिस्से में रहेगी जिम्मेदारी कि मैं आपको ये चीजें क्या करके दूं, कंप्लीट करके दूं। अब दो चीजें आती हैं, जब आप सिविल सर्विस की प्रिपरेशन में आते हैं तो सारे बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं। ठीक है, इसमें साइंस वाले भी हैं, कॉमर्स वाले भी बैठे हुए हैं, आर्ट वाले भी बैठते हैं, हाँ या ना। सिंपल सी बात है, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने 10th के बाद शायद साइंस के सब्जेक्ट पढ़े ही नहीं है। ठीक है, 10th के बाद कॉमर्स आ गया, आर्ट आ गया, या फिर कुछ और सब्जेक्ट हमने ले लिया, तो किससे नाता छूट गया, साइंस से नाता छूट गया। ठीक है, स्पेशली बायो के पोर्शन से नाता छोड़ गया, जो जनरल बॉडी का, ह्यूमन एनाटॉमी का साइंस था वो तो पढ़ा ही नहीं, सिंपल कंडीशन है। तो ऐसे में थोड़ा सा, मतलब ये जो विषय है जिसको हम जनरल साइंस कहते हैं, ये थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा टफ लगने लगता है, पता नहीं क्यों, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया, पर ऐसा होता है कि बच्चों को थोड़ा सा ये विषय क्या लगने लगता है, भारी लगने लगता है, कि भाई भारी विषय है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, बहुत आसान विषय है, ये बात समझ लीजिएगा, इससे ज्यादा आसान कोई विषय नहीं है। ठीक है, केवल केवल बाहर से देख के डरोगे तो शायद आपको डराया जाएगा, बाकी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और नॉर्मली बस आपको क्लास के रूल और रेगुलेशंस को क्या करना है, फॉलो करना है। जस्ट कहते हैं ना कि जब चीज की है तो ट्रस्ट ब्लाइंडली। ठीक है, आपसे जो कहा जाए वो आपके लिए क्या है, एक बेसिक पत्थर की लकीर है जिसको आपको फॉलो करना है। ठीक है, अब दूसरी बात समझ लीजिए, सबसे पहले तो आप घर जाकर एक बढ़िया सा क्या खरीदेंगे, अरे नोट्स काहे पर बनाओगे, हाँ या ना, क्या खरीदोगे, रजिस्टर खरीदोगे। ठीक है, उस रजिस्टर के ऊपर आज का दूसरा होमवर्क है ये, यूनिट नंबर 7 का सिलेबस। किसका सिलेबस, यूनिट नंबर 7 का सिलेबस, किसकी, प्रीलिम्स की, वो उस पर लिखा होना चाहिए पहले पेज पर। अरे बोलो हाँ, ठीक है। और दूसरा पेपर 3 की किसका सिलेबस, यूनिट फर्स्ट का सिलेबस, उस नोट्स के ऊपर आ जाना चाहिए। ये आज का होमवर्क है। ठीक है, यानी कि सबसे पहली लड़ाई है ये वाली जंग जीतना। जिसको ये समझ में आने लग गया कि उसे कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, वहां सारी चीजें क्या हो जाती हैं बेटा, क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीज आपको समझनी पड़ेगी, बेसिक कहानी को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम इस सिलेबस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको कहानी क्या हो, समझ में आए। और फिर हम कहानी कहाँ से शुरू करेंगे, यूनिट फर्स्ट से कहानी की क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। और अभी मैं केवल आपको यूनिट 1 का ही सिलेबस बताऊंगा, आपको डर ना लगे, इसलिए यूनिट 3 और यूनिट 4 को अभी हम क्या रख लेते हैं, बचा के रख लेते हैं। जब उस यूनिट की शुरुआत करेंगे तब उसके सिलेबस पर भी बात कर लेंगे। अभी केवल कौन से सिलेबस पर बात करेंगे, यूनिट 1 के सिलेबस पर। ठीक है, अब पेपर 3 की जब आप यूनिट 1 देखते हो तो पहली लाइन में लिखा है विज्ञान के साधारण अनुप्रयोग, यस और नो, बेसिक एप्लीकेशन ऑफ साइंस। ठीक है, अब देखिए इस पॉइंट को समझने की कोशिश करो। जब हमारे पास पुराना सिलेबस था तो पूरी फिजिक्स लिखी थी। ठीक है, आपकी पूरी क्या लिखी हुई थी, फिजिक्स को डिटेल में लिखा था, केमिस्ट्री को डिटेल में लिखा था, पढ़ना भी होता था उसको, लाइट भी पढ़ना होता था, हीट भी पढ़ना होता था, साउंड भी पढ़ना होता था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स भी पढ़ना होता था, इलेक्ट्रिसिटी भी पढ़ना होता था। सिंपल सी कंडीशन है, बहुत ज़्यादा चीज़ें करनी पढ़नी पड़ती थी, तब जाकर वो क्या होता था, क्लियर होता था। अब उन चीज़ों की एप्लीकेशन को, जो जर्नली ट्रेंड में चल रही हैं, आपके आसपास चल रही हैं, उन एप्लीकेशन को पढ़ना है। किसको पढ़ना है, एप्लीकेशंस को पढ़ना है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। ठीक है, तो आपके आसपास जो डेली ट्रेंड की चीजें हैं विज्ञान के अंदर जो चलती हैं, सामान्य अनुप्रयोग में चलती हैं,
क्या एप्लीकेशंस होती हैं, क्या कंडीशंस होती हैं, उन पर आपको क्या करना है, फोकस करना है। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि जो फिजिक्स केमिस्ट्री है उसकी एक छोटी सी समरी आपको पता होना चाहिए, बेसिक एप्लीकेशंस पता होनी चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, कौन से पॉइंट में बेटा आपके, फर्स्ट पॉइंट में कौन सा प्रयोग है, विज्ञान के साधारण अनुप्रयोग। अच्छा, यही जैसा पॉइंट आपके यूनिट 7 में भी लिखा हुआ है। प्रीलिम्स के नोट्स खोलो या प्रीलिम्स के वो सिलेबस खोलो, अभी समझ में आएगा। प्रीलिम के सिलेबस की पहली पॉइंट खोलो, क्या लिखा है, प्रज्ञान की मूल शाखाओं का कौन सा ज्ञान, प्रारंभिक ज्ञान। यानी कि सिंपल सी कहानी है कि दोनों पॉइंट प्री और मेंस के क्या है, लगभग एक जैसे हैं, बस मेंस में वही चीज लिखनी है और प्री में उसके क्या याद करने हैं, फैक्ट याद करने हैं, ताकि क्या कर पाओ, क्वेश्चन पर आंसर टिक कर पाओ। सिंपल सी कंडीशन है। तो लगभग ये पॉइंट क्या है, एक जैसे हैं। ठीक है, जब आप क्लास में पढ़ें तो साथ साथ अपने फैक्ट्स को क्या करते जाएं, रिफाइन करते जाएं, अपने आप आपके नोट्स क्या होंगे बेटा, तैयार होंगे। ठीक है, अब आप दूसरा पॉइंट देखो पेपर 3 का। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, सूक्ष्म जीवों का प्रारंभिक ज्ञान। यस और नो, सूक्ष्म जीवों के प्रारंभिक ज्ञान की जब हम बात करते हैं, ठीक है, मेंस का पेपर बेटा, मेंस का, प्री का नहीं देखना, मेंस का देखो, पेपर 3 का पार्ट 1। ठीक है, दूसरे पॉइंट में लिखा है किसका ज्ञान बेटा, सूक्ष्म जीवों का प्रारंभिक ज्ञान। उसमें सूक्ष्म जीव, वायरस की कहानी, बैक्टीरिया की कहानी, प्रोटोजोआ की कहानी, फंगी की कहानी। ठीक है, जो भी सूक्ष्म जीव है उनका आपको नॉलेज लेना है। और साथ साथ लिखा हुआ है जैविक कृषि। ये सोनो, साथ साथ कौन सा लिखा हुआ है, जैविक कृषि लिखा हुआ है। कौन से पॉइंट में बेटा, आपके सेकंड पॉइंट में। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जब नॉलेज आएगा तो साथ साथ किसका नॉलेज आने लगेगा, जैविक कृषि का नॉलेज उसके बाद ही आपको मिलना शुरू होगा। ठीक है, तो ये भी आपका एक पॉइंट है जो आपको तैयार करना है। और इससे कुछ छोटे मोटे सवाल कभी कभार किस में पूछ लेते हैं, प्रीलिम्स में पूछ लेते हैं। हालांकि वहां लिखा नहीं है, आप प्रीलिम्स के सिलेबस में देखोगे तो सूक्ष्म जीव वगैरह कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन क्लासिफिकेशन है भाई, तो क्लासिफिकेशन के नाम पर या किसी चीज पर कभी कभार थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, बिल्कुल आता है। देखो 22 के बाद थोड़ा सा सिलेबस में क्या हुआ, बदलाव हुआ। तो ये बेसिक सी कंडीशन है जो देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये भी आपके दोनों दोनों चीजों के लिए जरूरी है, प्री के लिए भी और किसके लिए बेटा, मेंस के लिए भी। ठीक है, तीसरी जो पॉइंट है वो है कोशिका से रिलेटेड। ठीक है, तीसरे पॉइंट में किसके बारे में लिखा हुआ है, कोशिका के बारे में लिखा है कि कोशिका क्या है, कोशिका की संरचना क्या है, कोशिका की क्या वर्गीकरण है, कोशिका का विभाजन क्या है। उसके बाद लिखा हुआ है क्या बेटा, आपका सिंपल सी बात है, जीव एवं जंतुओं का वर्गीकरण। यस और नो, ये आपका कौन सा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है जो आपको याद रखना है। अब इस तीसरे पॉइंट की कहानी को समझो। ठीक है, जब आप बायोलॉजी पढ़ते हो या जब आप ऑर्गेनिज्म को पढ़ते हो, जैसे हम अपने आप को भी पढ़ेंगे, तो शुरुआत कहाँ से करनी होती है, कोशिका से करनी होती है। आपको सबसे पहले क्या समझना होता है, सेल या कोशिका का अध्ययन करना होता है। बिना सेल या कोशिका के आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, एक आध बार आपका छोड़ के मेंस में एक आध क्वेश्चन आपको सेल से मिलेगा ही मिलेगा। मतलब आप ये समझ लीजिए लगभग एक या दो मेंस के बाद एक आध सवाल तो किससे आता है बेटा, सेल से आता है। या तो डिवीजन से पूछ लेंगे या स्ट्रक्चर से पूछ लेंगे, कोशिका की संरचना से पूछ लेंगे, विभाजन से पूछ लेंगे, कुछ भी पूछे, लेकिन एक आध क्वेश्चन वो मेंस में रख देते हैं, या कभी कभार सीधे क्वेश्चन किस में रख देते हैं बेटा, प्रीलिम्स में रख देते हैं। ठीक है, क्या बचा, आएंगे वो एक ऐसा टॉपिक है बेटा जो सीधा लिखा है ना, तो सीधे सीधे क्वेश्चन कहाँ से आते हैं आपके, आपके सिंपली कंडीशन है कि कोशिका से मेंस में या प्री में सवाल आते ही आते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपके लिए, और शुरुआत ही यहीं से हो रही है। अगर आपको कोशिका समझ में नहीं आएगा तो मानव शरीर संरचना जो तुम्हें आगे चल के पूरी पढ़नी है वही समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो शुरुआत तुम्हें कहाँ से करनी होगी बेटा, कोशिका से ही करनी होगी। सेल के स्ट्रक्चर को बहुत प्रॉपरली पढ़ना पड़ेगा, तभी तुम्हें सारी कहानी क्या होगी बेटा, समझ में आएगी। तभी तुम्हारे तुम्हारे जीवन में कहते हैं ना आगे की कहानी शुरू होगी। और उसके बाद फिर वर्गीकरण भी समझना होगा। ठीक है, वर्गीकरण में जो आप सारे जीवों को क्या करते हो, अलग अलग करके रखते हो। भाई मोनेरा में कौन आ रहा है, आपकी प्रोटिस्टा जगत में कौन है, आपके
सिंपल सी बात है, फंगी ग्रुप में कौन है, एनिमेलिया जंतु जगत में कौन है, पादप जगत में कौन है, वो सारा आपको पढ़ना पड़ता है। ये सब किसकी कहानी है? आपकी वर्गीकरण की कहानी है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपके दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट जाओ। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा सा बड़ा लिखा हुआ है। ठीक है, 2 से 3 लाइन में नेक्स्ट पॉइंट लिखा है सिलेबस का। क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले तो पोषक तत्वों की बात की गई है। ये सोनो कि जंतुओं के और पादपों के पोषक तत्वों की जानकारी, हार्मोन्स की जानकारी, हीनता जन्य रोगों की जानकारी, और इसी में एक लाइन लिखी है बेटा नीचे, मानव शरीर के अंग। ये सोनो, अब देखो लिखा एक लाइन है मानव शरीर के अंग, लेकिन यही सबसे बड़ा है, क्योंकि मानव शरीर के अंग में आपको अब सब पढ़ना है। आपको सारे सिस्टम पढ़ने पड़ेंगे। सारे सिस्टम मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र भी आपको पढ़ना है, आपको नर्वस सिस्टम भी पढ़ना है, आपको प्रजनन तंत्र भी पढ़ना है। प्रजनन तंत्र इंपॉर्टेंट है भाई, एक आध सवाल आता ही आता है। आपको अस्थि तंत्र भी पढ़ना है, आपको सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र भी पढ़ना है, हार्ट का मतलब ओवरऑल बॉडी का ऊपर से लेके नीचे तक पूरा पूरा जितने भी सिस्टम है सबका आपको क्या लेना होगा? नॉलेज लेना होगा। इवन देन हमारी क्लास का सबसे लंबा पॉइंट यही चलने वाला है, क्योंकि एक एक सिस्टम आप उठाओगे, एक एक सिस्टम को पढ़ोगे तो उसमें क्या लगेगा? समय लगेगा। लिखा भले ही एक लाइन में है कि मानव शरीर के किसको पढ़ो? अंगों को पढ़ो, लेकिन पढ़ना पूरा है। ये सुनो, ये बेसिक कंडीशन है। तो ये आपके आपके सिंपल सिलेबस में है। अब देखो यही चीज आप प्रीलिम्स में खोलो, यही चीज कहाँ खोलो बेटा? प्रीलिम्स में खोलो। प्रीलिम्स में क्या लिखा है? मानव शरीर संरचना, तो अलग से पढ़ना है क्या? ठीक है, आप जब क्लास में पढ़ोगे पूरी संरचना आपको इस तरीके से समझ में आएगी कि आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन वैसे ही आपसे क्या होंगे? सॉल्व होंगे। सिंपल सी कंडीशन है। तो ये चीज भी आपको बहुत ढंग से ध्यान में रखनी है कि ये चीजें कॉमन है। ठीक है, कॉमन कंडीशन का मतलब ये है कि मेंस में इसको लिखा जाना है, और प्री में इसके क्या याद होने चाहिए? फैक्ट याद होना चाहिए, ताकि सही आंसर को क्या किया जा सके? टिक किया जा सके। और यही हमारा चैलेंज है कि हमको लिखना भी सीखना है और याद भी करना है। सिंपल सी बात है। तो धीरे धीरे चीजें बढ़ती जाएंगी, ये बेसिक चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमारे यूनिट 1 के शुरुआत के कितने पॉइंट है बेटा? आपके 4 पॉइंट है जो देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर आप 5वां पॉइंट देखो। ठीक है, सिंपल सी बात है। 5वां पॉइंट जो है ये पहले भी था, पुराने सिलेबस में भी था। पुराने सिलेबस में शायद जहां तक मुझे याद आ रहा है यूनिट नंबर 6 या 7 में ये लिखा हुआ था, और अभी इसको कहाँ डाल दिया? यूनिट 1 में डाल दिया। कौन सा प्रौद्योगिकी? जैव प्रौद्योगिकी। इट इज बायोटेक्नोलॉजी। कौन सा टेक्नोलॉजी? बायोटेक्नोलॉजी। अब देखो ये जो बायोटेक्नोलॉजी और उसके अनुप्रयोग है, ये आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनता है, कैसे आपकी एप्लीकेशन चलती है, एग्रीकल्चर में उसका क्या यूज़ है, इंडस्ट्रियल कंडीशन में उसका क्या यूज़ है, हेल्थ सेक्टर में उसका क्या यूज़ है। अलग अलग प्रयोग उसमें लिखा हुआ है सारा रसिया। चिकित्सा के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में क्या क्या उपयोग है किसके बेटा? आपके जैव प्रौद्योगिकी के। अब बिना कोशिका पढ़े जैव प्रौद्योगिकी भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि डीएनए, आरएनए, सेल संरचना, जब तक ये चीजें समझ में नहीं आएंगी तब तक कौन सी प्रौद्योगिकी समझ में नहीं आएगी? जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो जब आप ये पढ़ लोगे तो आपको सिंपली किस पर क्वेश्चन बनेगा? जैव प्रौद्योगिकी आपको समझने आना शुरू होगी। ठीक है, तो ये भी आपके एक मेंस का टॉपिक है। कौन सा बेटा? आपका जैव प्रौद्योगिकी, जो आपको देखने को मिलेगा। रिसेंटली जुड़ा हुआ टॉपिक है, इसलिए अच्छे सवाल बनते हैं। सीधी कंडीशन है। आपने जैसे बीटी कॉटन पढ़ा होगा, बीटी बैगन पढ़ा होगा, नहीं भी सुना है तो ये आप पढ़ोगे सारी चीजें, जहां आप चीजों को जेनेटिकली मॉडिफाइड कर रहे हो। कैसे मॉडिफाइड कर रहे हो? जेनेटिकली मॉडिफाइड कर रहे हो। यही आपका पॉइंट नंबर कौन सा है बेटा? 5th है जो देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा इसका थोड़ा बहुत नॉलेज कभी कभार, मतलब सीधे तौर पर प्रीलिम्स में नहीं, लेकिन कभी कभार थोड़ा बहुत पूछा तो पूछा, नहीं तो ऐसा कोई बहुत जरूरी नहीं है कि इससे चीजें आपके कहाँ पूछी जाएंगी? प्रीलिम्स में पूछी जाएंगी। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट कौन सा लिखा हुआ है आपके? सिंपल सी बात है, इथेनोबायोलॉजी। ये सोनो, कौन सा प्रयोग लिखा है? इथेनोबायोलॉजी के साधारण अनुप्रयोग, यही लिखा हुआ है। यस और नो, या इथेनोबायोलॉजी लिखा हुआ है। ये एक नया टॉपिक जोड़ा गया। इथेनोबायोलॉजी का मतलब सिंपल कंडीशन में होता है कि आपका
और आपकी प्रकृति के साथ आपके पूर्वजों का संबंध कैसा था, क्या कंडीशंस थी, वो सारी चीजें किस में पढ़ा जाएगा बेटा? इथेनोबायोलॉजी में पढ़ा जाएगा, जो देखने को मिलेगा। ठीक है, इथेनोबायोलॉजी के बाद नेक्स्ट टॉपिक लिखा हुआ है आपके कुछ पुराने जो खगोलविद रहे हैं, जैसे आर्यभट्ट लिखा होगा, जैसे वरामिहिर लिखा होगा, जैसे ब्रह्मगुप्त लिखा होगा, जैसे भास्कराचार्य या भास्कर 1 और भास्कर 2 लिखे होंगे। इनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। और साथ साथ जो ऑब्जर्वेटरी थी, जिनको हम वेधशालाएं कहते हैं, उनके बारे में नॉलेज होना चाहिए, जहां से आप पुराने समय में सुदूर संवेदन के क्षेत्र में, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में, एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में, खगोल के क्षेत्र में काम कर रहे थे। बड़ी मजेदार बात है कि आपके यहाँ जो उज्जैन का महाकाल मंदिर है, वो पुराने समय की क्या है, एक वेधशाला है। आपके देश का पंचांग जो है वो कहाँ से बनता है? उज्जैन से बनता है। पहला कैलेंडर आपका जो है विक्रम संवत, वो कहाँ से चला? उज्जैन के राजा ने चलाया। तो यही तो खगोल का नॉलेज है। किसका नॉलेज है बेटा? खगोल का। तो प्राचीन से लेकर, जैसे आप जयपुर की वेधशाला की बात करते हो, जंतर मंतर सुना होगा, आपके उज्जैन में भी है, चलेगा। आपके सवाई राजा जयसिंह ने कितने जंतर मंतर बनवाए? 5 बनवाए बच्चा, जिसमें से 4 अभी हैं। ठीक है, सिंपल सी कंडीशन है। तो उन जंतर मंतर्स का क्या कंडीशन है, उसके अंदर क्या क्या चीजों को रखा गया है, उन सबका आपको नॉलेज लेना है, और वही सीधा सीधा पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके कौन से पॉइंट में आती है बेटा? इस पूरी कहानी में आती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखा है बौद्धिक संपदा अधिकार, यही लिखा हुआ है, यस और नो, ट्रिप्स एंड ट्रिम्स कंडीशन। ठीक है। अच्छा, ये टॉपिक आप एक या दो जगह और पढ़ोगे। ठीक है, विशेषकर जब आप इकोनॉमी पढ़ोगे, तो उसके अंदर भी आपको क्या पढ़ाए जाएंगे? बौद्धिक संपदा अधिकार पढ़ाए जाएंगे। तो डेफिनेट सी बात है कि सर की अपनी एप्लीकेशन के हिसाब से पढ़ाएंगे और मैं अपनी एप्लीकेशन के हिसाब से पढ़ाऊंगा, तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो ये आपका कंप्लीट कौन से पार्ट का सिलेबस है बेटा? यूनिट 1 का सिलेबस है। और इसकी बहुत सारी चीज़ें कहाँ लिखी गई हैं बेटा? आपके प्रीलिम्स में लिखी गई हैं। तो कम से कम प्रीलिम्स के 3 से 4 पॉइंट आपके कौन सी यूनिट से कवर होने हैं? यूनिट 1 से कवर होने हैं। ठीक है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है भाई, जो तुम्हारा पूरा बेस तैयार करेगी साइंस का। ठीक है, इसीलिए इस यूनिट पर बहुत ज़्यादा फोकस आपको करना पड़ेगा। यहाँ तक की कहानी क्लियर है? और फिर प्रीलिम्स के कुछ पॉइंट आपके यूनिट 4 से, वो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। सिंपल सी कंडीशन है। यहाँ तक की कहानी क्लियर है? किसी को कोई समस्या? अरे हाँ, बोलना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपको सबसे पहले सिलेबस की जानकारी याद रखनी है। तो आज घर जाकर सबसे पहले क्या करोगे? कॉपी के पहले पन्ने पर यूनिट 7 और यूनिट 1 का क्या लिख जाना चाहिए? सिलेबस लिख जाना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। ठीक है, दूसरा, क्लास में जो आप नोट्स बनाओगे इस बार यूनिट 1 को लेकर, वो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट नोट्स होंगे। कैसे नोट्स होंगे बेटा? पॉइंट टू पॉइंट नोट्स होंगे, शॉर्ट नोट्स होंगे। कैसे नोट्स होंगे? शॉर्ट नोट्स होंगे, ताकि वो आपको याद क्या हो जाए, जल्दी हो जाए। डिटेल नोट्स मैं आपको साथ में प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, जिसको आप रखेंगे, आपको हर टॉपिक के बाद क्या मिलते जाएंगे? डिटेल नोट्स मिलते जाएंगे। उसको घर जाकर क्या करोगे? रीड करते जाओगे, रिवाइज करते जाओगे। इससे तुम्हारी लिखने की मेहनत थोड़ी सी क्या होगी? कम होगी। ठीक है, और एक काम और करेंगे, अपने साथ प्रैक्टिस पेपर रखेंगे। क्या रखेंगे? प्रैक्टिस कॉपी रखेंगे, जिसमें 2 मार्कर की भी कॉपी रहेगी, 7 मार्कर भी रहेगी, और 10 मार्कर की कॉपी रहेगी। अगले 2-4 दिन में मैं आपको क्या देना शुरू करूंगा? क्वेश्चन देना शुरू करूंगा। ठीक है, मेंस के क्या, जैसे हम पढ़ लेंगे, कुछ आपके पास आ जाना चाहिए पहले पढ़ने के लिए। पढ़ने के बाद सिंपल सी बात है, आपके शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद, चीज़ों को करने के बाद, आपको उसके आंसर लिखना शुरू करने हैं। और साथ साथ प्रीलिम्स के क्या लगाने हैं? क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है, जो कॉमन है उसमें ये दोनों अप्रोच आपके होने चाहिए। ठीक है, और जितना होमवर्क आपको मिलेगा वो आपको डेडिकेटेडली पूरा करना है। चाहे आपसे क्वेश्चन लिखते बने या आपसे क्वेश्चन लिखते ना बने, शुरू में भले ही देख देख के लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लिखना जरूर है। क्या करना है? लिखना जरूर है, क्योंकि भाई मेंस जो है वो किस पर है? आपके लिखने की कंडीशन पर है, इसलिए लिखा जरूर जाएगा। ठीक है, दूसरा, एक बात और समझ लीजिए, साइंस आपकी भले ही बैकग्राउंड में रही हो, नहीं रही हो, आपने साइंस पढ़ी हो नहीं पढ़ी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है,
मैं उस इंटेंसिटी से आपको पढ़ाऊंगा कि आपको एक एक शब्द समझ में आएगा। विशेषता बस ये है कि आपको क्लास नहीं छोड़नी है, पॉइंट नंबर 1। और अगर कुछ भी समझ में ना आए तो कुछ पुराने लोग मुझे जानते हैं, किसी भी वक्त बहुत आराम से मेरे से क्या किया जा सकता है, मिला जा सकता है कोई भी चीज। मतलब आप मुझसे मुझसे ये तक पूछोगे ना सर, मतलब जो सबसे छोटी चीज है, मतलब जो 5वीं क्लास की चीज भी है ना, जो तुमने कभी पढ़ी होगी जीवन में, वो भी पूछोगे तब भी मैं आपको बता दूंगा। तो इसकी इसकी परेशानी बिल्कुल मत लेना भाई जीवन में, कि ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा। फील फ्री होके कभी भी चीजें पूछी जा सकती है, ठीक है। तो ये तो पहली चीज है जो आपको याद रखना है, ठीक है। तो आज आपके 2 होमवर्क हैं, पहला सिलेबस, दूसरा प्रैक्टिस कॉपी अपने साथ खरीद कर रख लीजिएगा। शुरू करें, ठीक है। अब हमारा अप्रोच क्या है पढ़ने का वो समझो। हम शुरू कर रहे हैं यूनिट 1 से। पेपर 3 कहाँ से बेटा? यूनिट 1 से हम कहानी की शुरुआत कर रहे हैं। अब इस यूनिट 1 का सिलेबस जो है ना, वो ऊपर नीचे लिखा हुआ है। कायदे से हमको सबसे पहले एक जर्नल इंट्रोडक्शन पढ़ना चाहिए कि बायोलॉजी क्या, क्योंकि अधिकतर टॉपिक किससे रिलेटेड है बेटा? बायो से रिलेटेड है। तो एक जनरल इंट्रोडक्शन हमको पढ़ना चाहिए, बायोलॉजी क्या है, जीवन की शुरुआत कैसे होती है। फिर हमको कोशिका पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए? कोशिका। और फिर हमको मानव शरीर संरचना पढ़ना चाहिए। जब आप संरचना पढ़ लोगे तभी तो आपको ये हार्मोन्स, विटामिन्स, ये सारी कहानी समझ में आएगी। तो हमारा सिलेबस एक रिदम में चलेगा। पहले हम इन चीजों को पूरा करेंगे और जो पूरा करते जाएंगे उसको टिक करता जाएंगे कि सिलेबस में ये पार्ट क्या हो गया है, पूरा हो गया है, ठीक है। तो हम इन पॉइंट के हिसाब से सिलेबस नहीं चलाएंगे। सीधी बात यह है कि ये जो सिलेबस के पॉइंट ऊपर नीचे हैं, इनके हिसाब से सिलेबस नहीं चलेगा। हम हमारी सीक्वेंस के हिसाब से क्या चलाना शुरू करेंगे, सिलेबस चलाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो बिना समय गवाए आप ऊपर एक हेडिंग डाल दीजिए सामान्य विज्ञान, और उसके अंदर एक हेडिंग डाल दीजिएगा बायोलॉजी या जीव विज्ञान, ठीक है। चलो शुरू करें बेटा। किसके ऊपर बात हो रही है? बायोलॉजी, या फिर किसके ऊपर बात हो रही है? जीव विज्ञान के ऊपर बात हो रही है, ठीक है। बायोलॉजी हिंदी में कौन सा विज्ञान कह रहे हैं? जीव विज्ञान कह रहे हैं, ठीक है। अगली 1-2 क्लास आपके लिए बहुत कॉमन रहेंगी, बहुत कॉमन। बस आपको चीज़ों को सुनना है, समझना है, और इसके बहुत सारे पॉइंट्स प्रीलिम्स में काम आएंगे, ठीक है। और मेंस के लिए एक बेस तैयार होगा, इसलिए बस सुनो, ठीक है। तो कहानी की शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं बेटा? बहुत जर्नल तरीके से कर रहे हैं। कहाँ से? बायोलॉजी से। कहाँ से शुरू हो रहा है? बायोलॉजी से कहानी शुरू हो रही है। अब मेरा पहला सवाल आप लोगों से है, बायोलॉजी पढ़ा है या सुना है? क्या होता है? बायोलॉजी या जीव विज्ञान क्या है? जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है बच्चा। क्या नाम है आपका? पूजा। पूजा मैम का एक जवाब आ चुका है कि जहां हम किसका अध्ययन करते हैं, जीवों का अध्ययन करते हैं, उसी को हम बायोलॉजी कहते हैं। और बताओ। हाँ भाई। जिसके अंदर जीव और जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, वही जीव विज्ञान कहलाता है। और इसके अलावा वनस्पति भी जीवों का एक कंडीशन है। और बताओ। चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, लिखना नहीं है, बस सुनना है, ठीक है। कहानी कुछ ऐसी है बेटा कि जीवन हम जब से पढ़ रहे हैं, या जब से हम जीवन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जब से हमारा विकास शुरू हुआ है, ठीक है। यानी कि जब से हम कह सकते हैं ना, विकास में अपने दिमाग की वृद्धि को जब हमने करना शुरू किया, हमारा दिमाग क्या होना शुरू हुआ, विकसित होना शुरू हुआ, तब से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमने किसको सीखना शुरू किया, हमने जीवों को सीखना शुरू किया, अपने आसपास के नेचर को समझना शुरू किया। ये सुनो, सिंपल सी बात है। हम आज से जीव विज्ञान नहीं पढ़ रहे हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैं ये कहता हूँ कि जब से हमारे एवोल्यूशन की शुरुआत हुई है, जब से हमारे विकास की शुरुआत हुई है, जब से हम चिंपैंजी से क्या बनने की स्थिति में आए हैं,
होमोसैपियंस बनने की स्थिति में, होमोसैपियंस मतलब मानव बनने की स्थिति में आए हैं, तब से हमारे कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसकी शुरुआत हो चुकी है? जीव विज्ञान की शुरुआत हो चुकी है। तब से हम बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं। और इसका साक्ष्य अगर आप लेना चाहो तो बहुत पुराना नहीं जाते हैं, बहुत आगे नहीं जाते हैं, लेकिन हमारे पास वैदिक परंपराएं हैं। कौन सी परंपराएं हैं? वैदिक परंपराएं हैं, जहां पर आपके वेदों के माध्यम से कई किताबें लिखी गई। वेदों के माध्यम से क्या लिखी गई? कई किताबें लिखी गई। जैसे आपके यहाँ लिखा गया आयुर्वेद। क्या लिखा गया? आयुर्वेद। ठीक है। आपके यहाँ एक किताब लिखी गई सुश्रुत संहिता। महर्षि सुश्रुत ने क्या लिखी बेटा? सुश्रुत संहिता लिखी। ऐसे ही आपके यहाँ एक किताब लिखी गई चरक संहिता। कौन सी संहिता लिखी गई? चरक संहिता। किसने लिखी? महर्षि चरक ने कौन सी किताब को लिखा बेटा? चरक संहिता को लिखा। अब ध्यान से समझने वाली बात यह है कि ये किताब क्या आज लिखी गई किताबें हैं? क्या इनका अध्ययन हम आज से कर रहे हैं? नहीं भाई। हजारों सालों से इनके बारे में क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। हजारों सालों से ये चीजें हमारे यहाँ प्रचलित में है। ठीक है। अब मुझे एक चीज बताइए, आयुर्वेद में आप क्या करते हो बच्चा? आयुर्वेद में क्या करते हो? इलाज करते हो। क्या करते हो? इलाज करते हो। ये सोनो सिंपल सी बात है। विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक चीजों का उपयोग करके, विशेषकर वनस्पतियों का उपयोग करके आप लोगों का क्या कर रहे हो? इलाज कर रहे हो। ये सोनो सुश्रुत संहिता के अंदर भाई आप बेसिक सर्जरीज कर रहे हो। आपके पहले मेडिसिन के तौर पर आप सुश्रुत को रख रहे हो। अब मुझे एक चीज बताओ, आज से हजारों साल पहले व्यक्ति को नॉलेज ये था कि इलाज कैसे करना है, तो क्या उसे शरीर का नॉलेज नहीं होगा? ये सुनो सिंपल सी बात है, उसे पता तो होना चाहिए। किडनी को अगर किडनी का इलाज कर रहा है तो पता तो होना चाहिए किडनी है का। ठीक है। तो दिमाग लगा के देखो, क्या हम बायोलॉजी या जीव विज्ञान आज से पढ़ रहे हैं? क्या नहीं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लगभग जब से किसका विकास हुआ है? जीवन का विकास हुआ है, जब से इवोल्यूशन हुआ है। मैं ये कहता हूं ठीक है, सब्जेक्ट के तौर पर शायद आपने नाम बाद में दिया, ये बायोलॉजी शब्द आपके पास क्या आया? बाद में आया। पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप किसके बारे में पढ़ रहे हैं? आप बायोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं। आप बायोलॉजी की कंडीशन को मैनेज कर रहे हैं, जो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। ये बेसिक सी कंडीशन है जो आपको देखने को मिलती है। तो मैं ये कहूंगा कि बायोलॉजी आपके पास आज से नहीं है। जब से जीवन का क्या हुआ? विकास हुआ। जब से आपने चीजों को समझना शुरू किया, तब से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपने क्या करना शुरू किया? बायोलॉजी पढ़ना शुरू किया। जैसे हम लोग हमारी माइथोलॉजीज बुक में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। अरे माइथोलॉजी की किताबें मतलब गीता, रामायण, इनमें इंटरेस्ट हमारा क्या होता है? ज्यादा होता है। हम हमारे ईश्वर को क्या मानते हैं? इंसानी मानते हैं कि भाई हमारे ईश्वर ने कई बार क्या लिया? अवतरण लिया। हाँ या ना? ठीक है। अगर आप इतना गंभीर होकर क्लास में बैठना चाहते हैं तो बहुत दिक्कत होगी। ठीक है। सिंपल है कि हमारे ईश्वर का कई बार क्या हुआ है? अवतरण हुआ है। ईश्वरी लीलाएं हुई हैं, ईश्वरी अवतरण हुए हैं। उसी ईश्वरी अवतरण में आप पढ़ते हैं लक्ष्मण की शक्ति, कि भाई युद्ध के समय भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण को क्या लगती है? शक्ति लगती है। क्या उनका इलाज ईश्वरीय जादू से होता है या मेडिसिन से होता है? मेडिसिन से होता है। ये सोनो एक वैद्य साहब को बुलाया जाता है। ठीक है। क्या नाम था वैद्य साहब का? सुषेण। कौन थे? वेद रावण के वैद्य हुआ करते थे, वह वैद्य सुषेण। उनको बुलाया गया। किसके माध्यम से इलाज किया गया? संजीवनी के माध्यम से। किसके माध्यम से किया गया? संजीवनी से। अब आप एक चीज समझो, उस वैद्य को मालूम है ना कि ये मेडिसिन यहां काम करेगी, तब ये व्यक्ति क्या होगा? ठीक होगा। यानी कि उस वैद्य को सबसे पहले किसका नॉलेज है? शरीर का नॉलेज है। किसका नॉलेज है? शरीर का नॉलेज है कि शरीर में यहां चोट लगी है, यहां दिक्कत है, इसको इस तरीके से ठीक करना है। ठीक है। पर चलो, सुशैंत साहब ने ये नहीं कहा कि देखो यार एनाटॉमी में ये दिक्कत आ गई है, यहाँ कमर के पास ये जो जो आपका पीछे का बैकबोन का एरिया है वो दिक्कत कर रहा है। और वर्टेब्रेट्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है? बैकबोन होती है। अगर वही खत्म हो गई तो दिक्कत
आएगी। ठीक है, उन्होंने कहा कि मारण शक्ति दी है, अपनी भाषा में बताया, लेकिन कहीं ना कहीं पढ़ा क्या रहे हैं आपको? आपको बायो के बारे में ही तो बताया जा रहा है, आपको जीव विज्ञान के बारे में ही बताया जा रहा है। बस भले ही उसको किसका शब्द नहीं दिया गया है, जीव विज्ञान का शब्द नहीं दिया गया है। इसीलिए मैं कहता हूं कि लगभग लगभग इवोल्यूशन से ही हम कौन सा विज्ञान पढ़ रहे हैं? जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं, जो देखने को मिलेगा। और ऐसे एक नहीं, हजारों एग्जाम्पल हैं कि जब आपने अपने जीवन को आगे बढ़ाया तो अपने और अपने जैसी चीजों को क्या करना शुरू किया? पढ़ना शुरू किया, उसको समझना शुरू किया, और आगे चलकर वही क्या बन गए? बायोलॉजी बन गए। क्या बन गए बेटा? बायोलॉजी बन गए। और अगर मैं बायोलॉजी को सिस्टमेटिकली डिफाइन करना शुरू करूं कि भाई इसको एक एक परिभाषा ही मुझे देना है, तो ये जो शब्द है कौन सा बेटा? बायोलॉजी। इसकी शुरुआत हुई है ग्रीक भाषा से। कौन सी लैंग्वेज से बेटा? ग्रीक लैंग्वेज से। आज से लगभग 2 से 2,500 साल पहले जो ग्रीक बोलने वाले लोग थे, क्या बोलने वाले लोग थे? ग्रीक बोलने वाले लोग थे, या ग्रीक भाषा का जो लोग इस्तेमाल कर रहे थे, उन्होंने इस बायोलॉजी को लेकर एक टर्म दिया, इट इज बायोस लॉगस। ठीक है, तो आज से लगभग लगभग 2,500 साल पहले एक शब्द निकल कर आता है। क्या निकल कर आता है? शब्द निकल कर आता है। कौन सी भाषा से शब्द निकला? ग्रीक भाषा से एक शब्द निकला। क्या नाम था बेटा? बायोस लॉगस। ठीक है, कुछ टर्म आपको सीधे याद रखने होंगे, चाहे वो हिंदी में याद रखो या इंग्लिश में याद रखो। ठीक है, तो बायोस लॉगस नाम का एक शब्द है जो कौन सी भाषा से निकला? ग्रीक भाषा से निकला, जिसका सिंपल मतलब है, लॉगस का मतलब होता है द स्टडी ऑफ। लॉगस का मतलब होता है क्या बेटा? द स्टडी ऑफ, जीवन का या किसी चीज का अध्ययन। सिंपल सी बात है, लॉगस का क्या मतलब है? द स्टडी ऑफ, किसी चीज का अध्ययन। और बायोस का मतलब होता है लाइफ। बायोस का क्या मतलब होता है? लाइफ। तो बायोलॉजी की एक लाइन की डेफिनेशन सुनो, पूरी कहानी की समरी। बायोलॉजी या टर्म बायोलॉजी जो है वो कौन सी भाषा से निकला है? ग्रीक भाषा के बायोस लॉगस शब्द से निकला है, जिसका साधारण मतलब है जीवन का अध्ययन। जब आप जीवन का अध्ययन करते हैं, जब आप जीवन की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं, तो उसी चीज को आप क्या कहते हो बेटा? बायोलॉजी कहते हो, जो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सिंपल आप याद रखना कि बायोलॉजी कौन से टर्म से बना है? ग्रीक भाषा के कौन से शब्द से बना है? बायोस लॉगस से बना है, जिसका सामान्य मतलब है किसका अध्ययन बेटा? जीवन का अध्ययन। सिंपल सी कंडीशन है। और ये शब्द कहां से आया है? ग्रीक भाषा से आया है। ठीक है, तो जीवन में सब चीजें आ जाती हैं। सिंपल सी बात है, जहां जहां रेस्पिरेशन है, जहां जहां श्वसन हो रहा है, ठीक है, कई जगह पर मोशन हो रहा है, सिंपल सी कंडीशन है। मेटाबॉलिज्म हो रहा है, चय अपापचय क्या हो रही हैं? क्रियाएं हो रही हैं। ये सब किसकी शर्तें हैं? जीवन की शर्तें हैं। जहां जहां आपको ये शर्तें दिखाई देंगी, वहां वहां आप क्या पढ़ रहे होंगे? आप बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे। सिंपल सी कंडीशन है। ठीक है, तो एक लाइन में पहले तो डेफिनेशन लिखो बायोलॉजी की, और मैं फिर कहूंगा कि शॉर्ट लैंग्वेज में लिखना है। कौन सी लैंग्वेज में लिखना है? शॉर्ट लैंग्वेज। तो बायोलॉजी की डेफिनेशन एक लाइन में लिखो। बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति, बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा के? ग्रीक भाषा के। बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के, बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के कौन से शब्द से हुई है बेटा? बायोस लॉगस शब्द से हुई है। बायोस लॉगस शब्द से हुई है। ग्रीक भाषा के बायोस लॉगस शब्द से हुई है, जिसका सामान्य अर्थ है, जिसका सामान्य अर्थ है किसका अध्ययन बेटा? जीवन का अध्ययन। जिसका सामान्य अर्थ है किसका अध्ययन बेटा? जीवों का अध्ययन या जीवन का अध्ययन। किसका अध्ययन बेटा? जीवन का अध्ययन। द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। यहां तक की कहानी क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ, आप ही कह रहे हो कि बायोलॉजी शब्द आज से 2 या 2,500 साल पहले कौन सी भाषा से निकला?
ग्रीक भाषा से निकला, तो डेफिनेट सी बात है कि कोई ग्रीक का ही व्यक्ति रहा होगा जिसने सबसे पहले इस पर क्या की होगी, सिस्टमेटिक स्टडी की होगी, जिसने इसको एक कहते हैं ना, एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ा होगा, एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से पढ़ा होगा। और उस व्यक्ति का संबंध कहाँ से रहा होगा, ग्रीक से ही रहा होगा। सिंपल सी कंडीशन है। तो एक ग्रीक, आप उनको फिलोसफर भी कह सकते हो, साइंटिस्ट भी कह सकते हो, एक ग्रीक व्यक्ति रहे हैं जिनका नाम है एरिस्टोटल। कौन से व्यक्ति हैं बेटा, एरिस्टोटल। आप हिंदी में जिनको कहते हैं अरस्तु, सुना है इनके बारे में? ठीक है। तो ग्रीक के ही क्या रहे हैं बेटा, आपके फिलोसफर, या फिर इन्होंने इन्होंने साइंस में भी काम किया, तो वैज्ञानिक भी आप कह सकते हो इनको। ठीक है, ग्रीक से ही संबंध रखते हैं कौन बेटा, आपके एरिस्टोटल या अरस्तु, जिन्होंने सबसे पहले किसको पढ़ना शुरू किया क्या बेटा, आपकी बायोलॉजी को सिस्टमैटिकली पढ़ना शुरू किया। ध्यान से मेरी बात को सुनना। तो ग्रीक भाषा से ही संबंध रखने वाले या यूनान से संबंध रखने वाले एक व्यक्ति हैं कौन बेटा, अरस्तु, जो बायोलॉजी को या जीवन के अध्ययन को सिस्टमैटिकली सबसे पहले पढ़ना शुरू कर रहे हैं। इसीलिए अरस्तु को आपने इस जीव विज्ञान का क्या बोला है, जनक कहा है। कि अरस्तु जो है वो जीव विज्ञान के कौन है, आपके जनक है, फादर ऑफ बायोलॉजी है। क्योंकि सबसे पहले सिस्टमैटिकली पढ़ना किसने शुरू किया बेटा, आपके अरस्तु ने पढ़ना शुरू किया, जो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसीलिए आप कहते हैं एरिस्टोटल या अरस्तु वाज दी या इज दी फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, कि बायोलॉजी के जनक कौन है बेटा, आपके अरस्तु या एरिस्टोटल। ये सवाल भी पूछा गया है कि हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, आंसर क्या होगा, सिंपली अरस्तु या एरिस्टोटल होगा, जो देखने को मिलेगा। अब मेरा एक और जर्नल सवाल है, ठीक है, ध्यान से सुनना। हमने कहा कि बायोलॉजी क्या है, जीवन का या जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है, बायोलॉजी। ये शब्द कहाँ से आया है, ग्रीक भाषा के शब्द किससे बना है, बायोस लॉगस से बना है, जिसका सामान्य अर्थ है जीवन का अध्ययन। ठीक है, कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने बायोलॉजी को सबसे पहले पढ़ना शुरू किया, अरस्तु साहब थे, इसलिए उनको क्या कहा गया, फादर ऑफ बायोलॉजी कहा गया। कोई समस्या, हाँ या ना? ठीक है, तो सिंपल सी बात है, उन्हीं को क्या कहा गया, फादर ऑफ बायोलॉजी। अब मेरा एक सिंपल सवाल है, क्यों कहा गया? हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि अरस्तु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, लेकिन मेरा सवाल है ऐसा किया क्या इन्होंने कि इनको क्या कह रहे हैं आप, फादर ऑफ बायोलॉजी कह रहे हैं? क्या पढ़ा था, वही तो मैं पूछना चाह रहा हूं। किस तरीके से बचा? हाँ भाई। अच्छा, इनके बारे में पहले से कितने लोगों ने सुना है? कोई 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 इशू नहीं। अरस्तु साहब को पहले से कितने लोगों ने सुना है, और कितने लोग हैं जो आज पहली बार सुन रहे हैं? अरे कोई टेंशन वाली बात थोड़ी ना है यार। ठीक है, आज के बाद याद रखना, अरस्तु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के जनक कौन है बेटा, अरस्तु है। अब क्यों है वो सुनो। ठीक है, अरस्तु वो पहले व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने जीवन को सिस्टमेटिकली बांटा है, जिसने जीवन को क्या किया है, सिस्टमेटिकली बांटा है। भले ही उनके उनके क्लासिफिकेशन को उन्होंने वर्गीकरण दिया है, एक पुराना वर्गीकरण हम कह सकते हैं, एक हिस्टोरिकल वर्गीकरण समझाया है। किसने बेटा, आपके एरिस्टोटल ने। ये सोनो, एरिस्टोटल ने सबसे पहले समझाया कि आपको जीवन पादपों में भी देखने को मिलेगा। पादप मतलब, पादप मतलब पेड़ पौधों में। किसमें देखने को मिलेगा बेटा, आपको जीवन पेड़ पौधों में भी देखने को मिलेगा। सिंपल सी बात है। और उन्होंने कहा कि जीवन कहाँ मिलेगा, जंतुओं में भी देखने को मिलेगा, जो देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि एरिस्टोटल या अरस्तु पहले पर्सन है जो लाइफ को कितने हिस्सों में बांट रहे हैं, दो हिस्सों में बांट रहे हैं। कि लाइफ किसके ऊपर दिखाई देगी, प्लांट के ऊपर भी दिखाई देगी, पेड़ पौधों में भी दिखाई देगी। भले ही मोशन नहीं दिखाई देता, सिंपल सी बात है, प्लांट मूव तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर भी रेस्पिरेशन है, उनके अंदर भी सेंसेस हैं, उनके अंदर भी सारी मेटाबॉलिक कंडीशन चल रही हैं, चय अपापचय क्रियाएं चल रही हैं। इसीलिए अगर बायोलॉजी को पढ़ना है, किसको पढ़ना है बेटा, अगर बायोलॉजी को पढ़ना है तो उसका एक हिस्सा कौन सा है, प्लांट या पादप है, और दूसरे कौन है,
आपके कौन है, एनिमल या क्या है, जंतु है। इस एनिमल में भी तुम किसके स्ट्रक्चर को पढ़ोगे, ह्यूमन स्ट्रक्चर को। ये सोनो सिंपल सी कंडीशन है। तो पहली बार लाइफ को दो हिस्सों में प्रॉपर बांटने का काम कौन कर रहे हैं बेटा, अरस्तु कर रहे हैं। कि लाइफ कितनी जगह दिखाई देती है, दो जगह दिखाई देती है, पादपों में और किस में दिखाई देती है, जंतुओं में दिखाई देती है, जो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये बात सबसे पहले किसने बताई बेटा, आपके अरस्तु ने बताई। हालांकि मैं ये कहता हूँ कि ये क्लासिफिकेशन कोई सही क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन आप इमेजिन करके देखो, 2-2.5 हजार साल पहले वो व्यक्ति ये कह रहा है कि लाइफ कितनी जगह है, दो जगह है, प्लांट में भी है और कहाँ है, एनिमल में भी। और वहां भी उन्होंने फिर बंटवारा किया। उन्होंने ये कहा कि प्लांट के अंदर जो लाइफ है उसमें भी बड़े वृक्ष पहले नंबर पर आते हैं, यानी कि लाइफ के अंदर जो बड़े वृक्ष हैं उनके अंदर क्या है बेटा, आपके आपकी सिंपल सी लाइफ देखने को मिलेगी। आपकी जो झाड़ियां हैं उनके अंदर लाइफ देखने को मिलेगी, या छोटी छोटी घास जो है उनके अंदर भी क्या देखने को मिलेगी, लाइफ देखने को मिलेगी। इस प्रकार का बंटवारा कौन कर रहे हैं बेटा, अरस्तु कर रहे हैं। अरस्तु कह रहे हैं जीव भी दो प्रकार के हैं, यानी कि जंतु जो हैं वो कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के हैं, एनिमल्स दो प्रकार के हैं। उन्होंने कहा कैसे हैं, तो बोले कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें एक रेड कलर लिक्विड है। कैसा लिक्विड है, रेड कलर, हमको काटेंगे ब्लड निकलेगा, यस और नो। यानी कि वी हैव अ रेड ब्लड सेल हमारे पास। हालांकि उन्होंने रेड ब्लड सेल नहीं बोला, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हाँ, आपकी सिंपल सी बात है, लाल द्रव्य को रखने वाले जीव हैं, और कुछ जीव ऐसे हैं जिनमें रेड ब्लड कंडीशन नहीं है, विदाउट रेड ब्लड है, जिनके पास रेड ब्लड नहीं होता, सिंपल सी कंडीशन। और कई सारे ऐसे जीव होते हैं जिनमें आपको आरबीसी देखने को नहीं मिलेगा। तो ये डिफ्रेंसिएशन, ये अंतर पहली बार किसने बताया, ये अरस्तु ने बताया। इसी वजह से आप उनको क्या कहते हो, फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हो, जो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो तीन बातें याद रखो, बायोलॉजी के जनक या जीव विज्ञान के जनक कौन है आपके, अरस्तु हैं। क्यों है, क्योंकि पहली बार जीवन का वर्गीकरण किसने समझाया, अरस्तु ने समझाया कि जीवन कितनी जगह दिखाई देता है, दो जगह दिखाई देता है। एक किसमें, पादपों में भी जीवन है, और किसमें जीवन है, जंतुओं में भी जीवन है। पादपों में जो जीवन है वो बड़े वृक्षों के रूप में दिख रहा है, झाड़ियों के रूप में दिख रहा है, घास के रूप में दिख रहा है, हाँ या ना। और जंतुओं में जो जीवन है उसमें कैसे जंतु दिख रहे हैं, या तो उनके पास ब्लड कंडीशन है, रेड कलर की है, या फिर उनके पास रेड कलर की ब्लड कंडीशन नहीं है। ये पहली बार समझाने की वजह से उनको क्या कहा गया बेटा, फादर ऑफ बायोलॉजी कहा गया। क्या कहा गया, फादर ऑफ बायोलॉजी कहा गया। यहां तक की कहानी क्लियर है। अब दो चीजें और समझो, जब बायोलॉजी को आगे पढ़ा गया तो बेटा दो बड़ी ब्रांचेस बनी। ठीक है, क्योंकि प्लांट की भी अपने आप में कोई कमी नहीं है, सिंपल सी बात है, चलेगा। प्लांट की कोई कमी नहीं है, और एनिमल की भी कोई कमी नहीं है, चलेगा। तो बायोलॉजी की सिंपली कितनी ब्रांचेस बन गई आगे चलकर, दो बड़ी ब्रांचेस बनी। कितनी बड़ी ब्रांचेस बनी, दो बड़ी ब्रांचेस बनी, जिसमें एक ब्रांच के अंदर आपने पादपों को पढ़ना शुरू किया या प्लांट को पढ़ना शुरू किया। एक ब्रांच के अंदर आप किसको पढ़ रहे हो, प्लांट को पढ़ रहे हो, और एक ब्रांच के अंदर आप किसको पढ़ रहे हो, एनिमल को पढ़ रहे हो, जो देखने को मिलेगा। ठीक है, आपने बायोलॉजी को सिंपली कितने ब्रांचेस में बांटा, दो ब्रांचेस में बांटा। एक तरफ आपने कहा कि ये होगा आपका वनस्पति शास्त्र। कौन सा शास्त्र होगा बेटा आपका, वनस्पति शास्त्र होगा, जिसको नॉर्मली आप बॉटनी कह देते हो। क्या कह देते हो, बॉटनी, क्योंकि पेड़ पौधों की कोई कमी नहीं थी, तो अपने बायोलॉजी का एक हिस्सा क्या रख दिया, कि एक हिस्से में हम केवल पेड़ पौधों को ही पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे, पेड़ पौधों का अध्ययन करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, बॉटनी कहलाएगा। और एक तरफ आपने एनिमल्स को रखा, जिसको आपने नाम दिया कौन सा शास्त्र, जंतु शास्त्र, जिसमें आप क्या कह रहे हो, जूलॉजी कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है बेटा, जूलॉजी। तो आपकी बायोलॉजी सिंपली कितने पार्ट में बट गई, दो पार्ट में बट गई। एक तरफ बॉटनी आ गया, एक तरफ क्या आ गया, जूलॉजी आया। ठीक है, तो आगे चलकर बायोलॉजी के कितने हिस्से हुए बेटा, दो हिस्से हुए, बड़े दो हिस्से हुए, बॉटनी और जूलॉजी है, जो आपको देखने को मिलेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो सिंपल सी कंडीशन है, एक बात बहुत ध्यान से समझो, मैं फिर यहीं से रिपीट कर रहा हूं और अपनी कहानी को यहीं से शुरू कर रहा हूं। फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहा,
अरस्तु को कहा जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु है। अरस्तु ने दो हिस्सों में बांट दिया, पेड़ पौधों में और किस में? जंतु ने। अब एक चीज बताओ, जीवन को समझने के लिए अरस्तु ने किसी ना किसी चीज पर तो एक्सपेरिमेंट किया होगा। या तो किस पर एक्सपेरिमेंट किया होगा? प्लांट पर। या किस पर किया होगा? एनिमल्स पर। तो अरस्तु का जो मेन रिसर्च रहा है वो किसके ऊपर रहा है बेटा? आपके एनिमल्स के ऊपर रहा है। किसके ऊपर रहा है? एनिमल्स के ऊपर रहा है। और एनिमल्स को लेकर हमने कहा कि ये क्या है? जूलॉजी है। इसलिए अरस्तु को आप फादर ऑफ बायोलॉजी कहने के साथ साथ क्या कहते हो? फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हो। जंतु विज्ञान का जनक भी किसको कहा जाएगा? अरस्तु को कहा जाएगा, जो देखने को मिलेगा। तो अरस्तु को आप दो बार याद रखेंगे। पहली बार याद रखेंगे फादर ऑफ किसके लिए? बायोलॉजी के लिए। और बायोलॉजी में भी उनका जो रिसर्च था, उनका जो जो कहते हैं ना, पूरा जो पूरी उनकी कहानी थी जिसके ऊपर उन्होंने प्रैक्टिकल किया, एक्सपेरिमेंट किया, वो सब किसके ऊपर थी बेटा? आपके किसके ऊपर थी? आपके जंतु शास्त्र के ऊपर थी। इसलिए जंतु शास्त्र का जनक या जूलॉजी का जनक भी किसको कहा जाता है बेटा? आपके अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है। और दूसरी तरफ एक और व्यक्ति हुए, एक और पर्सन हुए, इन्हीं के शिष्य हुआ करते थे, जिनका नाम था थियोफ्रेस्टस। क्या नाम है बेटा? थियोफ्रेस्टस। ठीक है। तो एक और व्यक्ति हुए हैं, कौन से बेटा? थियोफ्रेस्टस। ये थियोफ्रेस्टस साहब हुए हैं जिन्होंने सबसे पहले किसको पढ़ा बेटा? प्लांट्स को पढ़ा या पादपों को पढ़ना शुरू किया। इसलिए उनको कहा गया फादर ऑफ बॉटनी। क्या कहा गया? फादर ऑफ बॉटनी। ठीक है। तो बहुत सिंपल है। ठीक है। आपके अरस्तु साहब को जीव विज्ञान का जनक कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उन्होंने एक एक एंशियंट क्लासिफिकेशन दिया। कैसा क्लासिफिकेशन दिया? एंशियंट वर्गीकरण, जिसको आप कह सकते हैं एक ऐतिहासिक वर्गीकरण उन्होंने दिया। ठीक है। उसके अलावा आपकी बायोलॉजी कितने हिस्सों में बटी? दो हिस्सों में बटी। कौन कौन से दो हिस्से हैं? एक तरफ प्लांट है, दूसरी तरफ क्या है बेटा? आपका एनिमल्स हैं, जो देखने को मिलेगा। प्लांट की स्टडी को आप क्या कह रहे हैं? बॉटनी। एनिमल की स्टडी को क्या कह रहे हैं? जूलॉजी कह रहे हैं। ठीक है। दूसरी तरफ आप याद रखोगे कि एनिमल्स को भी किसने पढ़ा बेटा? अरस्तु ने पढ़ा। इसलिए फादर ऑफ जूलॉजी कौन बन गए? अरस्तु। फादर ऑफ बॉटनी कौन बन गए? थियोफ्रेस्टस साहब हैं, जिन्होंने बॉटनी को सबसे पहले पढ़ा। इसलिए उनको क्या कहते हैं बेटा? फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं। अब मेरा एक और सवाल है। ठीक है, सिंपल एक सवाल। आपने बायोलॉजी का फादर किसको बोला है? अरस्तु को बोला है। जूलॉजी का फादर किसको बोला है? जूलॉजी का फादर अरस्तु को बोला है। क्यों बोला है? क्या किया था? क्रमबद्ध से तो अपने बायोलॉजी में बोल ही दिया। हाँ भाई। क्या किया था? क्यों कहते हैं आप इनको फादर ऑफ जूलॉजी? इनको कहते हो फादर ऑफ बॉटनी। क्यों कहते हो? जंतुओं का वर्गीकरण किया था आगे। और बताओ। चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनना। एक्चुअली अरस्तु साहब ने जब जंतुओं के ऊपर काम किया, एनिमल्स के ऊपर काम किया, तो इन्होंने एनिमल्स पर जो भी रिसर्च किए उसको एक इंसाइक्लोपीडिया फॉर्म में बनाया। मतलब एक बुक की फॉर्म में क्या किया बेटा? कंपाइल किया। ठीक है। जिसमें सारी बेसिक जानकारी रखी कि क्या उनका बिहेवियर होता है, कैसे जंतु रहते हैं, क्या उनकी कहानी होती है। उस सबको एक किसकी फॉर्म में कंपाइल किया? बुक की फॉर्म में कंपाइल किया, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ एनिमेलिया। क्या नाम है बेटा? हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया है, जो आपको देखने को मिलेगा। और उसी वजह से आप इनको क्या कहते हो? फादर ऑफ जूलॉजी कहते हो। कि पहली बार एक एक कहते हैं डिटेल्ड नोट्स बनाने का काम, लिखने का काम, चीजों को मैनेज करने का काम, लिखने का काम, किस जंतु का क्या बिहेवियर है, उसका साइकिल कैसी चल रही है, कैसे जंतु सरवाइव कर रहे हैं, ये पहली बार बताने का काम कौन कर रहा है बेटा? आपका अरस्तु कर रहा है। और एक पूरा इंसाइक्लोपीडिया टाइप का लेकर आ रहे हैं, जिसको क्या कहा जा रहा है? हिस्टोरिया ऑफ एनीमेलिया। इसी वजह से उनको क्या कहते हैं बेटा? फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं। यहां तक की कहानी क्लियर है? तो पहले आप लिखो, लास्ट पॉइंट आपने क्या लिखा था? यहां तक लिख लिया था? केवल डेफिनेशन लिखी थी। डेफिनेशन के नीचे लिखो, एरिस्टोटल या अरस्तु।
अरिस्टोटल या अरस्तु? एरिस्टोटल या अरस्तु को किसका जनक कहा जाता है? चलेगा। एरिस्टोटल या अरस्तु को किसका बेटा जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, नीचे लिख लेना क्यों कहा जाता है। तो प्रथम वर्गीकरण, कौन सा वर्गीकरण है? प्रथम वर्गीकरण किसने दिया है बेटा? अरस्तु ने दिया है। चलेगा, यहाँ तक की कहानी क्लियर है? ठीक है, वर्गीकरण भी इसी तरीके से लिखेंगे आप। एक तरफ किसको बताया? पादप, एक तरफ क्या बताया? जंतु। पादपों में भी कौन कौन से हैं? बड़े वृक्ष हैं, झाड़ियां हैं और घास है। ठीक है, और जंतुओं में कौन से? जंतुओं में कौन से? ऐसे जंतु जिनमें लाल रक्त होगा और ऐसे जंतु जिनमें लाल रक्त नहीं होगा। ठीक है, लिख लिया इतना? ठीक है, इतना लिख लिया है। ठीक है, आगे लिखो। कितनी शाखाएं बनी? बायोलॉजी की दो शाखाएं बनी। एक तरफ क्या बना बेटा? वनस्पति शास्त्र। एक तरफ क्या बना? आपका जंतु शास्त्र, बॉटनी और जूलॉजी। ठीक है, बॉटनी के नीचे लिखेंगे फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रेस्टस। और फादर ऑफ जूलॉजी कौन है बेटा? एरिस्टोटल। ठीक है, यहाँ तक की कहानी क्लियर है? अब यहाँ लिखेंगे ना, बिल्कुल लिखेंगे। ठीक है, पहले यहाँ तक लिख लिया। उसके बाद इनके नीचे लिखना, जूलॉजी के नीचे, कि इन्होंने क्या लिखी है बेटा? एरिस्टोटल ने एक बुक कंपाइल की है या अपना रिसर्च कंपाइल किया है। इट इज हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स। और ये नाम कॉमन है, चाहे आप हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो। ठीक है, ऑन एनिमल्स करके था या हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया था, जो देखने को मिलेगा। हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। ठीक है, लिख लिया आपने। और ये जो है थियोफ्रेस्टस, ठीक है, इन्होंने किसके ऊपर बुक लिखी बेटा? किसके ऊपर लिखी? प्लांट्स के ऊपर। डेफिनेट सी बात है कि किसके ऊपर अध्ययन कर रहे हैं? प्लांट्स के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं। तो इन्होंने एक बुक कंपाइल की, ऑन द कॉज ऑफ प्लांट। इनकी एक किताब है, कौन सी बेटा? ऑन द कॉज ऑफ प्लांट। ठीक है, ऑन द कॉज ऑफ प्लांट। ठीक है, जिसकी वजह से आप इनको क्या कहते हैं बेटा? फादर ऑफ बॉटनी कह रहे हो। क्या कह रहे हो? फादर ऑफ बॉटनी कह रहे हो। ठीक है, तो यहां तक की कहानी क्लियर है? आपका बायोलॉजी सिंपली कितने हिस्सों में बटा बेटा? दो हिस्सों में बटा, जूलॉजी और बॉटनी। ठीक है, अब एक बात और समझो। ठीक है, यहां तक की कहानी क्लियर है ना? ठीक है, अब एक बात और समझो। आप जब भी जंतुओं का अध्ययन करते हो, आप कौन से शब्द का इस्तेमाल करते हो? जूलॉजी का। ठीक है, आप जब भी किसका अध्ययन करते हो बेटा? प्लांट्स का अध्ययन करते हो, पेड़ पौधों का अध्ययन करते हो, तो आप कौन से शब्द का इस्तेमाल करते हो? बॉटनी शब्द का इस्तेमाल करते हो, हाँ या ना? ठीक है, इन दोनों शब्दों के साथ साथ दो शब्द और पढ़ते हो आप। एक पढ़ते हो आप फ्लोरा, और दूसरा शब्द पढ़ते हो फाउना। कितने लोगों ने ये शब्द सुना है? अगर आपने ये शब्द भी सुना है तब भी चलेगा। और कितने लोग हैं जो पहली बार इस शब्द को सुन रहे हैं? ठीक है, कोई इशू नहीं। ठीक है, देखो, एक तरफ आपने क्या पढ़ा?
जूलॉजी, एक तरफ क्या पढ़ा, बॉटनी। अब दो शब्द और हैं आपके पास, और हिंदी और इंग्लिश में सेम है ये, हिंदी में भी इसको फ्लोरा कहते हैं, इंग्लिश में भी फ्लोरा कहते हैं, और कौन सा शब्द है बेटा, फाउना शब्द है। क्या होता है ये फ्लोरा और फाउना? वनस्पति को कहा जाता है। तो फिर वनस्पति के अध्ययन को तो फिर बॉटनी कहना चाहिए, फ्लोरा क्यों कह रहे हैं? और फ्लोरा कब कहेंगे और वनस्पति शास्त्र कब कहेंगे? चलो, आपके पास कितने वर्ड है? दो वर्ड है। एक कौन सा वर्ड है, फ्लोरा, एक कौन सा वर्ड है, फाउना। सुनो, जब आप ओवरऑल प्लांट की स्टडी करते हो, किसकी स्टडी करते हो, ओवरऑल प्लांट की स्टडी करते हो, जब आप एक बड़े सेक्टर में प्लांट की स्टडी करते हो, कंप्लीट स्टडी करते हो, तब आप बॉटनी शब्द का इस्तेमाल करते हो। कौन से शब्द का इस्तेमाल करते हो? बॉटनी या वनस्पति शास्त्र। लेकिन जब आप एक पर्टिकुलर एरिया में पढ़ना शुरू करते हो, एक पर्टिकुलर कहां पढ़ना शुरू करते हो, एरिया में, जैसे आपसे कहा जाए कि आपको इंदौर के सभी प्लांट का अध्ययन करना है, आपके सामने एक कहा गया कि जैसे फॉर एग्जांपल भरत से कहा गया कि भरत तुमको क्या करना है, इंदौर के सारे प्लांट्स का क्या करना है, अध्ययन करना है। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या इंदौर में पूरे पूरे ब्रह्मांड के प्लांट इंदौर में है क्या? नहीं, इंदौर में कुछ पर्टिकुलर प्रजाति के क्या है, प्लांट है। लेकिन भरत ने इंदौर के पूरे प्लांट पढ़ लिए, यानी कि इंदौर के प्लांट का इन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा, उसका पूरा क्या कर लिया, अध्ययन कर लिया। जितने भी प्लांट प्रकार के प्लांट इंदौर में थे उनका आपका अध्ययन क्या कर चुके हैं, भरत कर चुके हैं। यानी कि भरत ने एक पर्टिकुलर क्षेत्रफल में, किसमें बेटा, एक छोटे से क्षेत्रफल में सारे प्लांट्स का क्या कर लिया, अध्ययन कर लिया। उसको कहा जाएगा फ्लोरा। क्या कहा जाएगा, फ्लोरा। और ये अगर पूरे ब्रह्मांड भर के पढ़ लेते, ठीक है, यहां छोड़ो, जहां जहां इन्हें प्लांट दिख रहे हैं इन्हें सब पढ़ लिया, तो इसको कहा जाता बॉटनी। क्या कहा जाता, बॉटनी। तो जब हम सभी पेड़ पौधों को पढ़ते हैं, पूरे पूरे विश्व भर के पेड़ पौधे पढ़ना शुरू करते हैं, तो वो क्या कहलाती है, बॉटनी कहलाती है। लेकिन जब हम एक पर्टिकुलर एरिया को पढ़ना शुरू करते हैं, किसी विशेष इकोसिस्टम को पढ़ते हैं, किसी विशेष क्षेत्र को पढ़ते हैं, वहां के सब चीजों का अध्ययन करते हैं, तो क्या कहलाता है, फ्लोरा कहलाता है। और यही चीज जीव जंतुओं के साथ है। ठीक है, जैसे सिंपली बात है कि मैंने मैंने सुनील को बोल दिया, सिंपल कंडीशन है कि भाई सुनील, तुमको सारे इंदौर के सारे जीव जंतु पढ़ने हैं। ठीक है, इंदौर में सब आता है क्या? अरे कंगारू, कंगारू तुम्हारी रोडों पर घूम रहे हैं क्या? सिंपल सी बात है, वो तो ऑस्ट्रेलिया में घूम रहे हैं। यानी कि तुम सारे जीव जंतुओं का तो अध्ययन नहीं कर रहे हो ना, तुम केवल किस 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 बाउंड्री में आ रहे हो, केवल इंदौर की बाउंड्री के सारे जीव जंतुओं का क्या कर लिया तुमने, अध्ययन कर लिया। तो वो कहलाएगा फाउना। क्या कहलाएगा, फाउना। ठीक है, तो दो बातें बहुत प्रॉपर याद रखना, कि जब हम पेड़ पौधों की पूरी स्टडी करते हैं, क्या करते हैं, पूरी स्टडी करते हैं, क्या कहलाती है, वनस्पति शास्त्र। जब हम जीव जंतुओं की पूरी स्टडी करते हैं तो क्या कहलाती है, जूलॉजी कहलाती है। लेकिन जब हम पर्टिकुलर एरिया में पढ़ते हैं, किसमें पढ़ते हैं, पर्टिकुलर क्षेत्र में पढ़ते हैं, किसी विशेष क्षेत्र में पढ़ते हैं, तब उसी अध्ययन को प्लांट के संबंध में करोगे तो फ्लोरा, और एनिमल के संबंध में करोगे तो फाउना। ठीक है, आप पादपों के संबंध में करोगे तो कहानी क्या कहलाएगी, फ्लोरा, और जंतुओं के संबंध में करोगे तो कहानी क्या कहलाएगी, फाउना कहलाएगी। ठीक है, यहां तक लिख लिया आपने, यहां तक लिख लिया है, हाँ या ना? इसके नीचे एक छोटी सी हेडिंग डालो, फ्लोरा। हाँ बच्चा, पादपों को बोलेंगे। ठीक है, हाँ, इसको फ्लोरा पादपों को बोलेंगे, फाउना एनिमल्स को बोलेंगे। ठीक है, तो फ्लोरा के अंदर आप लिखेंगे, केवल केवल एक लाइन लिखेंगे, किसी क्षेत्र विशेष में, किसी क्षेत्र विशेष में, किसी क्षेत्र विशेष में किए गए, किसी क्षेत्र विशेष में किए गए समस्त पेड़ पौधों का अध्ययन, समस्त पेड़ पौधों का अध्ययन अथवा शोध, अध्ययन अथवा शोध क्या कहलाता है, फ्लोरा कहलाता है। अध्ययन अथवा शोध क्या कहलाता है बेटा,
फ्लोरा कहलाता है। चाहे आप हिंदी में लिखो इंग्लिश में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, किसी क्षेत्र विशेष में किए गए किसका अध्ययन बेटा? आपके पादपों का समस्त अध्ययन और शोध क्या कहलाता है? फ्लोरा कहलाता है। क्षेत्र विशेष को अंडरलाइन कर लो ताकि समझ में आए। किसी क्षेत्र विशेष में किए गए समस्त पादपों का अध्ययन क्या कहलाता है? फ्लोरा। और दूसरी कौन सी आएगी बेटा? इट इज फाउना कंडीशन। फाउना में क्या होगा? किसी क्षेत्र विशेष में किए गए समस्त जंतुओं का अध्ययन। ठीक है, किसी क्षेत्र विशेष में किए गए समस्त जंतुओं का अध्ययन, किसी क्षेत्र विशेष में किए गए समस्त जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? फाउना कहलाता है। समस्त जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? फाउना कहलाता है। यहां तक की कहानी क्लियर है? तो आज के बाद चार चीजों का डिफरेंस बहुत क्लियर दिमाग में होना चाहिए। वनस्पति शास्त्र क्या होता है? क्लियर है। जंतु शास्त्र क्या है? क्लियर है। और फ्लोरा और फाउना क्लियर है। किसी क्षेत्र विशेष में जब पेड़ पौधों को पढ़ोगे तो क्या होगा? फ्लोरा। किसी क्षेत्र विशेष में एनिमल्स को पढ़ोगे तो क्या होगा? फाउना होगा। यहाँ तक की कहानी क्लियर है? तो ये एक जर्नल डेफिनेशन है बायोलॉजी की। किसकी बेटा? आपकी बायोलॉजी की। अब आपका जो टॉपिक है बायोलॉजी में वो क्या है? आपको मानव शरीर संरचना, सेल वगैरह पढ़ना है। पर उससे पहले आप एक जैव विकास को पढ़ोगे। एक छोटा सा टॉपिक पढ़ोगे। कौन सा विकास? जैव विकास। की जीव जंतुओं का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, उनका विकास कैसे हुआ है, वो विकास की अवस्था में कैसे पहुंचे हैं। तब जाकर आपको कोशिका बहुत प्रॉपर समझ में आएगी। ठीक है, तो नीचे एक हेडिंग डाल दीजिएगा, जैव विकास। कल की क्लास से हम शुरू करेंगे उसको, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन या जैव विकास को पढ़ना, लेकिन हेडिंग जरूर डाल दीजिएगा। ठीक है, ये हमारा हम कह सकते हैं पहला चैप्टर है। कौन सा विकास? जैव विकास। तो कल की क्लास में हम कहानी कहाँ से शुरू करेंगे? जैव विकास से कहानी की शुरुआत करेंगे। यहां तक कोई भी समस्या हो पूछो, नहीं तो फिर आज की क्लास को यहीं पर क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। एनी समस्या? पक्का? ठीक है, घर जाकर क्या करना है? मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे इसको क्या करने में? रिवाइज करने में। तो 10 मिनट में इसको क्या कर लेना है? रिवाइज कर लेना है। कॉपी के ऊपर दोनों सिलेबस आ जाने चाहिए आज के आज, यानी कॉपी खरीद जानी चाहिए। सीधी सीधी कहानी ये है। ठीक है, और प्रॉपरली ये जितनी चीजें लिखी हैं वो उस पर नोट डाउन हो जानी चाहिए, और बहुत शॉर्ट कंडीशन में। यहाँ तक की कहानी क्लियर है? हाँ या ना? ठीक है, तो यहाँ तक की क्लास को रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कौन से टॉपिक के साथ? ऑर्गेनिक एवोल्यूशन या कौन सा विकास? जैव विकास। ठीक है, चलो।